गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम 1945 में 11 साल का जो बच्चा होता है उसके साथ जो हेलमुट था उस बच्चे का नाम था। तो वो बिस्तर पे लेटा हुआ था, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। उसके जो फादर हैं वो अपनी वाइफ है उससे बोलते हैं कि मैं अकेले सुसाइड करूं या सारे जो परिवार है उसको हमें सुसाइड करना पड़ेगा। जब दूसरा दिन होता है तो वो घूमने जाते हैं। उसके बाद में उसके जो फादर हैं उन्होंने अपने आप को शूट कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है उस बच्चे को बाद में उस बात का पता चलता है। कैसे पता चलता है कि उसके जो फादर थे वो एक क्या थे, नाजी थे, और जो एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। एडोल्फ हिटलर कौन था? वो एक जर्मनी का डिक्टेटरशिप रूलर था जिसने मतलब जर्मनी को एक सुप्रीम पावर बनाने का प्रयास उस समय करा था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि उसने सुसाइड क्यों करा, ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा, किस प्रकार से, इसके बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से यहाँ बताया गया है। तो यहाँ शुरुआत होती है बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। पहले से हम शुरुआत करेंगे। तो वाइमर रिपब्लिक क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वाइमर रिपब्लिक के बारे में हम देखेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918, किसके अगेंस्ट हुआ था, किसके बीच में हुआ था? अलाइज और सेंट्रल पावर के बीच में। अलाइज पावर में थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया, जबकि जो सेंट्रल पावर था उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। उस समय हुआ क्या था कि मतलब जो जर्मनी था वो उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन इसमें 1970 में जो अमेरिका है वो भी जो एलाइज पावर होता है उसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद में जर्मनी को क्या कर देते हैं, डिफीट हो जाती है जर्मनी। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो अलाइज पावर थे वो पावरफुल ज़्यादा हो गए थे। उसके बाद में जब डिफीट होते हैं तो उसके बाद में जर्मनी पे मतलब बहुत सारी जो वर्साइल्स जिसकी संधि की बात करते हैं, ट्रीटी की बात करते हैं, इस प्रकार की संधियाँ उसमें उस पर थोप दी जाती हैं। तो ये आगे हम देखते हैं। जब वर्साइल के टाइप की ट्रीटी उस पर लगती हैं तो उससे मतलब उसका सारा कुछ जाता रहता है। उसके बाद में 1945 में जब जर्मनी ने काफ़ी कुछ नरसंहार, उस समय जनसंहार शुरू कर दिया था, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के जो लोग थे उनको उस समय टारगेट करा गया था। इस युद्ध में मारे गए 60 लाख यहूदी, 60 लाख जूस जो थे वो मारे गए थे। इसके अलावा 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जो जर्मन जो नागरिक थे वो भी उन्होंने मार दिए थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ट्रीटी के बाद में 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो जर्मनी ने इतना मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को मारा था। तो ये सारा कुछ इसकी किसकी वजह से हुआ है? ट्रीटी ऑफ वर्साइल जैसी संधियाँ, जो अपमानजनक जो ट्रीटी थी उसकी वजह से मतलब जर्मनी ने अपना प्रतिशोध दिखाने के लिए इस प्रकार की जो कदम है उस प्रकार उठाए थे। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए आगे। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी वो मतलब जर्मनी के ऊपर एक प्रकार से थोपी गई थी, जिससे क्या हुआ कि जर्मनी को अपने जो राइनलैंड थे, ऐसे जो प्रदेश थे उनके पास, वो सारे कुछ उसको देने पड़े थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रीटी जर्मन लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज 13% इट्स टेरिटरीज टू फ्रांस, पोलैंड एंड डेनमार्क। तो इस प्रकार से मतलब उसको सारा कुछ अपना देना पड़ा था, जिसमें मतलब उसको 13% अपने जो कॉलोनीज़ थी, ओवरसीज जो कॉलोनीज़ थी, इसके अलावा अपनी जो किसको देनी पड़ी थी, फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क जैसे जो कंट्रीज़ थे उनको देना पड़ा था। तो ये सारा कुछ उसके लिए अपमानजनक था। इस प्रकार से उसने बदला लेने के लिए जो आगे नेक्स्ट जो 1945 की हम जिसकी बात करते हैं, इतने लोगों को मारा, तो इसकी वजह से ये सारा कुछ उस समय हुआ था। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट हम की बातें करें तो उसमें देखेंगे हम
1914 से जो 1918 के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उसके बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट उसमें जो यूरोपियन सोसाइटी थी उस पे पड़े थे। उसमें क्या हुआ था कि सोल्जर्स थे उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। किसके अकॉर्डिंग? जो सिविलियंस थे उनके अकॉर्डिंग। पॉलिटिशियन मोटिवेटेड देम टू रेज देयर वॉइस, और जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना उस समय शुरू कर दिया था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं राजनेता और प्रचारक इस बात पर ज़्यादा जोर देने लगे थे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महामंडन उस समय किया जाता था। जो खंदक होते थे, जो जिसमें जो ये सैनिक रहते थे, उसका मतलब ज़्यादा उनको बताया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना में लोग जाएं। इसके अलावा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें मतलब जर्मनी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत ज़्यादा उस समय हुआ था, क्योंकि उसकी जो सारी जो कॉलोनीज थी उनको ले लिया गया था। इसके अलावा जो टेरिटरीज थी उनको भी ले लिया गया था। काफ़ी लोग इसमें जर्मन लोग थे वो मारे भी गए थे। मैनी सोशलिस्ट कैथोलिक सपोर्टेड जर्मन्स, तो मतलब इसमें से कुछ जो कई जो कैथोलिक थे, सोशलिस्ट थे, वो जर्मनी को सपोर्ट करते थे। लेकिन उनको किस प्रकार से बिहेव करा जाता था? उनको बोला जाता था नवंबर क्रिमिनल्स। अलाइज के द्वारा इस प्रकार से उनके साथ बिहेव करा जाता था। इसके साथ साथ इस युद्ध के बाद में मतलब जर्मनी की जो पॉलिटिकल जो कंडीशन थी वो भी धीरे धीरे चेंज हो रही थी। वहाँ मतलब रैलियाँ निकाली जा रही थी। किस प्रकार से उसी समय क्या होता है 1917 में जो रूस है उसमें भी क्रांति होती है। तो जो बोल्शेविक जैसा कर रहे थे इस प्रकार का बिहेव यहाँ भी शुरू हो रहा था। रैलियाँ निकाली जा रही थी। दोज अपोज्ड टू मीट इन वाइमर डिमांडिंग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो कुछ लोग इस बात की भी डिमांड कर रहे थे कि यहाँ जो जर्मनी है उसमें गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक फॉर्म होनी चाहिए। दे फॉर्म्ड ए ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स। द स्पार्किस्ट फाउंड ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो इस प्रकार से मतलब एक पार्टियों की भी उस समय स्थापना हुई थी। जैसे इस कम्युनिस्ट पार्टी की हम बात कर लेते हैं, तो ये सारा कुछ मतलब पॉलिटिकल चेंजेस भी उस समय जर्मनी में आ रहा था। These political conditions arise due to economic crisis in जर्मनी। तो ये सारी कुछ ये कंडीशन कैसे चेंज हो रही थी? क्योंकि उस समय जर्मनी की जो हालत थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो ख़राब हो गई थी बिल्कुल। जर्मनी टुक लॉन्च फाइटिंग फॉर वॉर, क्योंकि जर्मनी ने युद्ध के लिए, फाइटिंग के लिए, लड़ाई के लिए लोन जो लिया था उसको रीपे किस में कर रहे थे? गोल्ड के फॉर्म में। मतलब उसके पास अभी रीपे करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास जो गोल्ड था उसी से वो रीपे कर रहे थे। सम गोल्ड रिजर्व वर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय अलाइज। जो रिजर्व जो रखा था उनके पास गोल्ड, वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया था? अलाइज जो पावर थे उन्होंने ऑक्यूपाई वो भी कर लिया था। जर्मनी रिफ्यूज टू पे कंपेंशंस टू फ्रेंच आफ्टर लॉस्ट द वॉर। फ्रेंच ऑक्यूपाइड देयर फेमस इंडस्ट्रियल एरिया रूर कोलफील्ड। तो इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही जर्मनी युद्ध से हारा उसके बाद में जो उसका कोलफील्ड था उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया गया था। किसके द्वारा? अलाइज पावर के द्वारा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि सारा कुछ उसमें जर्मनी पे मतलब बहुत कुछ ये गलत हो रहा था। जर्मनी स्टार्टेड पेपर करेंसी। उसके बाद में जर्मनी ने पेपर करेंसी छापना शुरू कर दिया। तो ये पेपर करेंसी इतनी ज़्यादा उस समय हो गई थी कि उसकी प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर गई थी उस समय। मतलब ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादा अगर करेंसी होगी तो इससे क्या होगा, जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ होती है, उसकी क्या हो जाती है? कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें देखने में आया कि वहाँ पेपर करेंसी भी बहुत ज़्यादा उस समय छापी जाने लगी थी। तो यहाँ दे रखा है कि जर्मनी कैरिड दिस पेपर करेंसी फॉर इवन बाइंग ए loaf of bread. The prices of the things increase and due to loss of value their currency. The crisis is called as hyperinflation in which price rise phenomenally high. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मतलब एक जो ब्रेड भी खरीदने के लिए उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा करेंसी की उस समय ज़रूरत होती थी, क्योंकि करेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो करेंसी है उसकी वैल्यू लगभग बहुत कम हो गई थी, बिल्कुल नील के बराबर हो गई थी। तो ये नंबर 1.5 में हम पढ़ेंगे ईयर ऑफ डिप्रेशंस, मंदी के साल। तो इसमें हम देखते हैं कि सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन ये स्थिरता मानो रेत के ढेर पे खड़ी थी।
कैसे? जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका के लिए अल्पकालिक जो कर्ज थे उन पे आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था जो वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, वो जब क्रैश हो गया तो उससे क्या हुआ कि जो यूएस से आने वाला जो मदद थी वो भी उसमें बंद हो गई थी। पीपल स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स, मतलब उस समय क्या कर रहा जो लोग थे उन्होंने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया था। दिस वाज स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो उस समय क्या हुआ था, ये सबसे बड़ी जो मंदी थी उस समय आई थी। कब आई थी? 1940 टू 1928, 1924 टू 1928। इन 1929 टू 1932 नेशनल इनकम ऑफ यूएस फेल बाई हाफ। तो मतलब उस समय जो यूएस की जो इनकम थी वो आधे के लगभग आ गई थी। फैक्ट्रीज वर शट डाउन, उस समय जो फैक्ट्रीज थी उनको सबको बंद कर दिया गया। एक्सपोर्ट फेल डाउन, जो एक्सपोर्ट था वो भी एकदम बंद हो गया। एंड मैनी इन्वेस्टर्स विड्रॉल देयर मनी बैक। तो लगभग सभी लोगों ने अपने जो मनी था उसको विड्रॉल करना उसमें शुरू कर दिया था। तो ये सबसे जो ईयर ऑफ डिप्रेशन कौन से था? 1929 टू 1932। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उस समय आर्थिक मंदी भी चल रही थी। इस मंदी का जो आर्थिक मंदी जो आई थी इसका सबसे बुरा प्रभाव जर्मन जो अर्थव्यवस्था थी उस पर बहुत ज़्यादा उस समय पड़ा था। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 1929 के मुकाबले केवल 40% उसमें रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनका वेतन काफ़ी जो उनके जो वेज था वो काफ़ी नीचे गिर गया था। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक उसमें जा पहुंची थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसी बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं भी काम करने को तैयार हूँ, इस प्रकार के मतलब तख्ती लगाकर लोग जर्मनी की सड़कों पर उस समय खड़े थे, क्योंकि लोगों के पास उस समय काम नहीं था। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे या नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगाकर वो खड़े रहते थे। तो ये देख सकते हैं सारा कुछ चेंज आ रहा था। तो उस पर जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा अपराध जो क्रिमिनल जो एक्टिविटी होती हैं उनमें लिप्त हो धीरे धीरे होता जा रहा था। चारों तरफ मतलब इस प्रकार का माहौल उस समय था। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ग्रेट जो डिप्रेशन आई थी उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ था। जब अमेरिका की जो वॉल स्ट्रीट जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है वो ही अगर डाउन आ गया था तो उसके बाद में जो जर्मनी की तो और भी हालत उसमें ख़राब हो गई थी, क्योंकि जर्मनी को उससे पहले यूएस से कुछ लोन्स वो मिल जाते थे जिसकी वजह से उसका काम चल रहा था। अब जब अमेरिका ही मतलब डाउन हो गया तो उसके बाद में जर्मनी की हालत और भी ख़राब हो गई थी। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आल्सो फेल डाउन। मतलब जो एग्रीकल्चर होती थी वो भी एकदम बंद हो गई थी। एंड वुमेन वर नॉट एबल टू फील द स्टमक ऑफ देयर चिल्ड्रेन विद फूड। तो जो वुमन थी वो अपने बच्चों का उस समय पेट भी नहीं पाल सकती थी, पेट भी नहीं भर सकती थी। तो ये सारा कुछ उस समय हो गया था। पीपल ऑफ जर्मन वर नॉट सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेट। तो सेटिस्फाइड नहीं से किससे? डेमोक्रेट से। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम था उस समय उससे नहीं थे। दे गेव राइज टू डिक्टेटरशिप। तो उन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया था? डिक्टेटरशिप की तरफ से वो आकर्षित होने लगे थे। मैनी कैथोलिक व फॉर्म्ड, आर्टिकल 14 वाज पास्ड। तो इसी समय क्या करा गया था? जो आर्टिकल 48 है वो पास किया गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या थी जो अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और जो अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का उस समय अधिकार दिया गया था। तो आर्टिकल 48 क्या था कि ये वो राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का एक प्रोसेस था। इसके अलावा नागरिक अधिकार जो भी सिटीजन राइट्स थे उनको रद्द करने का और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार उसमें दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उसकी औसत अवधि 239 दिनों से ज़्यादा नहीं रही। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 239 दिन थे, उससे ज़्यादा उस समय नहीं रही थी। आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से वाइमर रिपब्लिक लगभग अब फेल होता जा रहा था। तो इस प्रकार की जब विचारधारा आ रही थी तो उसी समय क्या होता है? राइज ऑफ हिटलर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अब इस हिटलर जो ये हमारा जो चैप्टर है उसमें हिटलर की एंट्री इस समय होती है।
तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं हिटलर राइज टू पावर। जो हिटलर है वो पावर में कैसे आते हैं। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। जिस प्रकार की सिचुएशन जर्मनी में इस समय थी, उसमें क्या हुआ कि हिटलर को पावर में आने का रास्ता उस समय मिल गया था। कैसे मिल गया था कि हिटलर क्या था, 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में अपना नाम फौज भर्ती के लिए लिखवा दिया था। मतलब ये इन्होंने अपना नाम किसमें, जो आर्मी है उसमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया था उसी समय, क्योंकि ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। भर्ती के बाद में उन्हें अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, मतलब मैसेंजर का काम भी उन्होंने करा। कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए कुछ जो मेडल्स थे उसको उस समय मिले थे। हिटलर वाज वेरी टेंस्ड अबाउट जर्मनी अबाउट वर्साइल ट्रीटी। तो इस प्रकार से हिटलर था, उसके मन में जो वर्साइल की जो ट्रीटी हुई थी उससे मतलब बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट उस पर पड़ा था। वो इस प्रकार का बदला लेना चाहता था शुरू से ही, कि इस प्रकार की जो ये शर्तें हम पर थोपी गई हैं इसका बदला वो लेना चाहता था। इन 1990 ही जॉइंट ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी। मतलब 1919 में उन्होंने एक जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जो पार्टी थी उसको ज्वाइन करा। एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट, और उसके बाद में उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, विच लेटर कम्स टू बी नोन एज नाजी पार्टी। तो इसी को ही बाद में क्या बोला गया, नाजी पार्टी। तो ये हम देख सकते हैं हिटलर के बारे में कि इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और इन्होंने शुरू में एक सेना को जो ज्वाइन किया, आर्मी को ज्वाइन किया, उसको कुछ मेडल्स भी मिले थे और उन्होंने फिर उसके बाद में एक पार्टी, छोटी सी पार्टी ज्वाइन करी और उसी का नाम बाद में नाजी पार्टी के रूप में पड़ा। जो नाजी पार्टी थी वो 1930 के जो दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाया। लेकिन महामंदी के दौरान जो ग्रेट डिप्रेशन हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ कि जो नाजियों ने जो क्या करा, एक जन आंदोलन का रूप उसमें ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक थे वो दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और जो मिडिल जो वर्ग था वो भी क्या हुआ, लाचारी और भूखमरी का उन्हें डर सता रहा था। तो इसी समय मतलब हिटलर ने अपने आप को एक एज ए स्पीकर के रूप में जनता को, मतलब एक पावरफुल उसमें स्पीकर था ये, तो उन्होंने जनता को संबोधित किया, जनता को एड्रेस किया कि आपको मतलब रोजगार भी मिलेगा, आपको पावर भी मिलेगा और जर्मनी को फिर से ताकतवर बनाया जाएगा। इस प्रकार की आइडियोलॉजी उसमें हिटलर ने मतलब जनता को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रकार के जो भाषण है वो उस प्रकार के दिए, तो इससे जनता क्या हुई, उसकी तरफ आकर्षित भी हुई। उसका जो जोश था उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। इस प्रकार का वो अपना मतलब स्पीच उसमें देता था। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, एक पावरफुल राष्ट्र की स्थापना की वो बात करता था और वर्साई में जो खोई हुई वर्साई की संधि से नाइंसाफ़ी और प्रतिशोध और जर्मन समाज में खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का वो आश्वासन देता था कि हम पहले जैसे वापस हम उसी पोजीशन में आएंगे कि हम फिर से पावरफुल बनेंगे। इस प्रकार के विचार वो अपना रखता था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन को अहमियत देता था। मतलब किसको देता था, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता, दिखावा करता था, प्रदर्शन करता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो अपने आप को एक मसीहा साबित करना चाहता था, जैसे वो आप सभी के लिए मतलब वो ही काम कर रहा हो। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो पब्लिक उसकी तरफ अट्रैक्ट उस समय हो रही थी कि हम क्रिटिकल जो सिचुएशन है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उससे कैसे बाहर निकलेंगे। तो उस समय लोगों के पास हिटलर ही एक ज़रिया था जिसके द्वारा वो इस प्रकार की जो डिफ़िकल्टीज थी उसका सामना कर सकते थे। आगे हम देखते हैं कि मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र था उस समय, डेमोक्रेसी उसका मतलब कैसे उसको ख़त्म किया गया। तो यहाँ उसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी यहाँ दे रखी है कि 30 जनवरी 1933 को जो प्रेसिडेंट होते हैं हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया।
चांसलर का उसको बनाया गया। ये मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था उस समय का, मतलब मंत्रिमंडल में सबसे पावरफुल जो पोस्ट थी वो यही थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने तभी से शुरुआत कर दी। उन्होंने जो भी लोकतांत्रिक जो सिस्टम चल रहा था उसको भंग करना उसने शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड में उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबन कर दिया गया। जो भी जो सिटीजन जो सिविल राइट्स थे उनको क्या कर दिया, बैन कर दिया बिल्कुल, मतलब पावर में आने के लिए। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, इसलिए हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। कम्युनिस्ट थे उन पे उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन करा गया, मतलब उनको बिल्कुल दमन करा गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नाज़ी शासन में कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना उस समय बनाया गया था। तो 52 टाइप्स के जो लोग थे उनको उस समय टारगेट करा गया था। तो ये देख सकते हैं कि मतलब जैसे ही हिटलर पावर में आया तो जैसे ही मंत्री बना उसके बाद में वो अपना काम उसने करना शुरू कर दिया था। जैसे ही जो सिविल राइट्स थे उनको बिल्कुल क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि आपको सिविल राइट्स नहीं है। अपने आप को पावर में लाने का शुरू कर दिया था और डिक्टेटरशिप को, मतलब डिक्टेटरशिप की यहाँ से शुरुआत जर्मनी में हो जाती है। इसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी आफ्टर हिटलर गेन पावर। जब हिटलर पावर में आया तो उसके बाद में जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वापस पटरी पर लाने की, अर्थशास्त्री हालमार साख्त को सौंपी गई। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे पर चलाए जा रहे रोजगार जो कार्यक्रम थे उस समय के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इसी परियोजना की देन है। जो फॉक्सवैगन कार आज हम देखते हैं वो इसी परियोजना की उस समय देन है। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर ने फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ दिया। लीग ऑफ नेशन क्या था? 1918 के बाद में जो एक बना था जो लीग ऑफ नेशंस, जिसको बोलते हैं राष्ट्र संघ भी बोलते हैं, तो उसको उन्होंने उस समय छोड़ दिया। कब? 1933 में। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया। जो राइनलैंड था उस पर उसने दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य, एक नेता की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया को भी उन्होंने जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। तो इस प्रकार से अपनी जो कार्यशैली थी उसको उन्होंने प्रैक्टिकल के रूप में करना शुरू कर दिया था। लगभग ये अपने पावर में आते ही उन्होंने सब कुछ मतलब चेंज करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे इसमें दे रखा है, सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए। जो एक ट्रेटी है उस पर हस्ताक्षर किए, साइन किए। इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। जब 1940 का समय था उस समय मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हिटलर हो गया था। हिटलर नाउ वांटेड टू कनकर ईस्टर्न यूरोप। अब उस समय क्या हुआ, अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान जो पूर्वी यूरोप था उसको जीतने के लिए लगा दिया। ही अटैक्ड सोवियत यूनियन 1941। सोवियत डिफीटेड जर्मनी एट स्टालिनग्राड एंड ऑक्यूपाइड जर्मनी टिल बर्लिन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1941 में उन्होंने क्या किया, सोवियत संघ
उस पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, हमला करा। ये हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। अब इस पे देख सकते हैं कि ये एक बेवकूफ़ी वाला काम था। उसने किस पे अटैक करा, मतलब सोवियत संघ पे। ये करना उसके लिए गलत था। इस आक्रमण से जर्मनी पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये उन्होंने सब कुछ गलत करा था उस समय, कि ये सोवियत जो रूस है उस पर अटैक करना सबसे उसको गलत पड़ा। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। क्यों बचता रहा? क्योंकि अमेरिका पहले से ही विश्व युद्ध में विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसे फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। बट जो जापान है वो पावरफुल उसमें होता जा रहा था। तो इस प्रकार से जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी को निशाना बनाया, तो अमेरिका भी जो द्वितीय विश्व युद्ध है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उसमें कूद पड़ा फिर। क्योंकि जो ये हार्बर है उस पर अटैक करा जापान ने, तब अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसके बाद में जो यूएस है उसने 1945 में बमबारी करी, किस पे, जो हिरोशिमा है इन जापान, वहाँ पे बमबारी करने के बाद ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो सका था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अमेरिका को बीच में आना पड़ा। आगे हम देखते हैं नाजीज आइडियोलॉजी। तो जो नाजीज थे उनकी आइडियोलॉजी किस प्रकार की थी? नाजी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। जो भी समाज थे उस समय, सोसाइटी थी, उनमें सभी जो जो पीपल रहते थे उनको बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इसी नज़रिए से ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर, जो नार्डिक जर्मन आर्य थे उनको सबसे ऊपर माना जाता था, और यहूदी सबसे नीचे पायदान पे उस समय माने जाते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। जो आर्य होते थे उनका कट्टर शत्रु किसको माना जाता था? यहूदियों को। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। जो बाकी जो पब्लिक थी उनको उसके जो यहूदी और जो जर्मन हैं उनके बीच में रखा गया था। तो इस प्रकार का आइडियोलॉजी उनकी थी। नाजी बिलीव्ड ऑन थीम स्ट्रॉन्ग रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वुड डिस्ट्रॉय। तो उनका जो मेन जो आइडिया था वो क्या था कि जो ताकतवर है वो अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, लेकिन जो वीक है उसको ख़त्म हो जाना है, मतलब इस प्रकार से अब डिस्ट्रॉय हो जाना है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उनका विचार किस प्रकार का था। देयर फॉर नाजीज आर्यन वर स्ट्रोंगर रेस, देयर फॉर प्लेस्ड ऑन टॉप। तो इसीलिए वो अपने आप को, मतलब अपने आप को टॉप पे मानते थे, क्योंकि जो ताकतवर है वो ही जिंदा रहेगा, इसके अलावा जो ताकतवर नहीं है उसको मार दिया जाएगा। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी उस समय उनकी थी। नाजीज आल्सो बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ लेबरसम लिविंग स्पेस। दे बिलीव्ड इन अनेक्सिंग द अदर टेरिटरीज फॉर लिविंग। दिस न्यू लैंड कैन बी यूज्ड बाय पीपल टू लिव एंड प्रोवाइड रिसोर्स टू नेशन। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो लेबेस राउंड या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इसमें मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वाले लोग अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी उनकी थी। तो ये हम देख सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट्स। तो इसमें हम देखेंगे कि सत्ता में पहुंचते ही आफ्टर गेटिंग पावर एंड practicing ideology in the states, Nazis started creating द सेपरेट रेशियल स्टेट्स। तो सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना
के सपने को लागू करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिनकी तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सारे अवांछित थे। तो इन्होंने सेपरेट मतलब एक अपना जो स्टेट है वो बनाना उस समय शुरू कर दिया था। किसके बेस पे? रेशियल स्टेट्स जिसको बोलते हैं। नाजीज कंसिडर्ड प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस एज डिजायरेबल फॉर जर्मन एंड ज्यू जिप्सीज ब्लैक्स वर कंसिडर्ड एज अनडिजायरेबल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उस समय ग्रुप बन गए थे दो, कि इस प्रकार के ये लोग सबसे बढ़िया माने जाते थे। कौन से? नॉर्डिक आर्य जिसकी बात करते हैं। ज्यूज वर ट्रीटेड वेरी बैडली इन जर्मनी। जो ज्यूज थे उनको बहुत बुरा ट्रीटेड करा जाता था जर्मनी में। दे वर कंसिडर्ड एज ए किलर ऑफ क्राइस्ट। उनका मानना था कि ये क्राइस्ट के किलर हैं। दे वर स्टॉप्ड फ्रॉम बाइंग एनी लैंड, सर्वाइव्ड थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग एंड लिव्ड इन ए सेपरेट एरिया कॉल्ड घेटोज। तो इस प्रकार से उनको क्या कर दिया गया? क्रिस्ट का किलर उनको बताया जाने लगा। किनको? जो ज्यूज थे उनको। तो उसके बाद और क्या था कि उनको जो लैंड खरीदने का मतलब वो भी अधिकार नहीं दिया गया। इसके अलावा उनको सेपरेट रखा जाता था, जिसको क्या बोलते थे? जो एरिया जिसमें रहते थे, घेटोज। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इतना चेंजेस उस समय समाज में आ रहा था। पोलैंड वाज अनेक्स्ड बाय जर्मनी एंड द पोल्स वर आस्क्ड टू लीव देयर लैंड एंड रिसोर्स फॉर जर्मनी। तो जो पोलैंड के लोग थे उनको बोला गया कि आप मतलब अपनी लैंड यहाँ से छोड़ दीजिए और जो रिसोर्स हैं जर्मनी के वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम डिस्क्रिमिनेशन वाज डन विद पोलिश सिविलियन चिल्ड्रंस। डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था किसके? जो पोलिश जो सिविलियन के जो बच्चे होते थे उनके साथ किया जाता। दोज चिल्ड्रन हु लुक्स लाइक आर्यन वर स्नेच्ड फ्रॉम देयर मदर्स, examined by race experts, and they passed the race test. They were part of Germany family, else they sent टू ऑर्फन। मतलब इस प्रकार से जो बच्चे उस समय जो जन्म लेते थे उनको क्या किया जाता है? एक्सपर्ट के द्वारा टेस्ट करा जाता था कि वो इस जो रेस की जिसकी बात हो रही है, जो नीली आँख वाले थे या ब्लांड जो जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, तो इस प्रकार की अगर वो टेस्ट में या तो पास हो जाते थे तो उन्हें जर्मन नागरिक मान लिया जाता था। अदरवाइज उन्हें जो अनाथ आश्रम होते थे, ऑर्फन जो होते थे, वहाँ उनको भेज दिया जाता था। तो ये सारा कुछ चेंज उस समय हो रहा था। तो इस प्रकार से ये हमारा वीडियो यहाँ हम पूरा करते हैं। ये हमारा चैप्टर आधा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर आगे का चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं।